हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस एप्लीकेबिलिटी ऑन विनिंग इनकम। तो ये विनिंग इनकम होती क्या है? अभी रीसेंट का एग्जांपल लेते हैं। हमारे इंडिया के गुकेश डी वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन बने, जिसमें उनको अप्रॉक्स 11 करोड़ रुपीस की प्राइज मनी दी गई। तो क्या 11 करोड़ रुपए उनको पूरे पूरे पे कर दिए जाएंगे? देन आंसर इज नो। इसमें से पहले टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, उसके बाद नेट अमाउंट उनको ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो हमारी विनिंग इनकम होती है, ये कई तरह की हो सकती हैं, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स एटसेट्रा। तो हमारे इनकम टैक्स में टीडीएस के पर्पस से इन विनिंग इनकम को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला सेक्शन है 194B, फिर 194BB एंड देन 194BA। 194B में कौन सी विनिंग्स आती है? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बैटिंग और फ्रॉम एनी नेचर व्हाटसोएवर। सेक्शन 194BB में आती है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस एंड सेक्शन 194BA में आती है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। तो जैसे मैंने बताया कि गुकेश डी को जो प्राइज मनी मिली है वो आती है सेक्शन 194B। तो इस सेक्शन में उनकी जो प्राइज मनी है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया होगा। इसके अलावा जो हमारे रियलिटी शोज में जो विनिंग प्राइज दी जाती है, विनिंग मनी दी जाती है, जैसे कि बिग बॉस है, जो डांसिंग के कॉम्पिटिशन है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, ठीक है, तो इसमें जो प्राइज मनी दी जाती है उस पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो भी सेक्शन 194B में डिडक्ट होता है। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 194B एंड सेक्शन 194BB के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों के प्रोविजंस बिल्कुल सेम होते हैं। बस ये जो हॉर्स रेसेस की विनिंग इनकम है इसके लिए सेक्शन अलग कर दिया गया है 194BB, अदरवाइज प्रोविजंस बिल्कुल सेम है। और जो 194BA की जो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स है, इस सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम सेक्शन 194B और BB के प्रोविजंस तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही अगर किसी पर्सन की विनिंग इनकम होती है तो उसके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल किया जाता है, उसको अपने आईटीआर में कैसे शो किया जाता है, कैसे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है, ये भी हम सारे प्रोविजंस इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही गुकेश डी को जो प्राइज मनी मिली है इस पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा और वो अपने आईटीआर में मतलब उसको कैसे शो करेंगे और कितना अमाउंट टैक्स का उस पर पे करेंगे, इसको भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले 2 पर्सन है, एक है पर्सन एक्स और एक है पर्सन वाई। जो पर्सन एक्स है वो कौन है? ये कोई भी पर्सन होगा, कोई भी पर्सन हो सकता है। जो पर्सन वाई है वो भी कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट होगा वो भी इस सेक्शन में इंक्लूड होगा। अब ये जो एक पर्सन है, जो मैंने बोला कोई भी पर्सन हो, तो मतलब एक ये पर्सन है, ये इसको क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है, ठीक है। और किसका पेमेंट कर रहा है? क्या पेमेंट कर रहा है? ये प्राइज मनी को पे कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन है, इस पर्सन ने कोई प्राइज मनी जीती है और ये वाला पर्सन उसको पे कर रहा है, तो इस पर्सन की लायबिलिटी होगी टीडीएस डिडक्ट करने की, ठीक है। तो ये टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब कितना अमाउंट पे, जिस लिमिट के ऊपर जब ये अमाउंट पे करेगा तो इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आएगी। तो इस सेक्शन में थ्रेशोल्ड लिमिट होती है एक्सीडिंग ₹10,000। तो जब ये पर्सन 10,000 रुपए से ज्यादा की प्राइज मनी पे करेगा, इसके ऊपर लायबिलिटी के वो टीडीएस को डिडक्ट करेगा, ठीक है। अब रेट ऑफ टीडीएस क्या होती है? किस रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? तो टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 30%। हाईएस्ट रेट ऑफ टीडीएस है ये, मतलब किसी सेक्शन में होती है 2%, 5%, 10%, पेन ना प्रोवाइड करेगा ये पर्सन तो होती है 20%, लेकिन यहाँ पर टीडीएस फ्लैट 30% की रेट से डिडक्ट किया जाएगा। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? किस टाइम डिडक्ट करेगा वो टीडीएस को? तो टीडीएस वो डिडक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो जब भी ये पर्सन इस पर्सन को प्राइज मनी पे करेगा उसी टाइम पर ये टीडीएस 30% की रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और नेट अमाउंट इसको ट्रांसफर कर देगा,
ठीक है। अब ये जो प्राइस पे कर रहा है ये कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कैश अमाउंट ही पे करे, कोई चीज भी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कोई कार हो सकती है, ठीक है। तो पेमेंट जो प्राइस है वो कुछ भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सारे प्रोविजंस को, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक है पर्सन मिस्टर एक्स और एक है पर्सन मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने कोई डांसिंग कंपटीशन जीता जिसमें मिस्टर एक्स ने उसको 6 लाख रुपए का कैश प्राइस पे किया। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स के ऊपर लायबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे सेक्शन 194B में एट द रेट ऑफ 30%। तो कितना हो गया इसका, 1,80,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इनको कितना पेमेंट किया जाएगा, 4,20,000 रुपए का। ये नेट अमाउंट इनको वाई को पे किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई ने कोई सिंगिंग कंपटीशन जीता, ठीक है, जिसमें मिस्टर एक्स ने उनको प्राइस में क्या दिया, एक तो इन्होंने कार दी, दूसरा इन्होंने 3 लाख रुपए का कैश प्राइस दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड का गिफ्ट हो गया। तो जब ऐसा होता है कि काइंड भी दिया जाता है, उस वाले केस में वो जो काइंड होती है उसकी करंट मार्केट वैल्यू देखी जाती है। मान लीजिए इस टाइम पे कार की करंट मार्केट वैल्यू थी 3 लाख रुपीज, तो टोटल इनका प्राइस मनी कितनी हो गई, 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख रुपीज की। इस पर टीडीएस कितना हो गया, 30% की रेट से 1,80,000 का, ठीक है। ये टीडीएस हो गया एट द रेट ऑफ 30%। तो ये जो 1,80,000 रुपए है किसमें से डिडक्ट किया जाएगा, ये 1,80,000 रुपए जो कैश प्राइस है इसमें से, ये X2 है, कैश प्राइस है, इसमें से टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे और बाकी का अमाउंट इनको पे कर देंगे। यानी इनको फाइनल पेमेंट क्या होगा, कार दी जाएगी प्लस 3 लाख रुपए में से 1,80,000 रुपए माइनस करके 1,20,000 रुपए इनको पे कर दिया जाएगा। ओके। थर्ड एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर वाई की लॉटरी लगी, लॉटरी में क्या निकली इनकी, कार, ठीक है, कार इनको मिली लॉटरी में। अब यहाँ पर कोई कैश तो है नहीं, पूरा जो प्राइस है वो किसमें है, काइंड में। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कार की मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। कार की करंट मार्केट वैल्यू मान लीजिए है 6 लाख रुपीज, इस पर टीडीएस कितना है, 30% की रेट से 1,80,000 रुपीज। अब यहाँ पर कोई कैश तो है नहीं जो वो माइनस करके बाकी का अमाउंट पे कर देंगे। तो इस वाले केस में क्या होगा, मिस्टर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो मिस्टर वाई से टीडीएस का अमाउंट ले ले। तो यहाँ पर कार को रिलीज करने से पहले मिस्टर वाई से 1,80,000 रुपए मिस्टर एक्स ले लेंगे। जब उनको टीडीएस का अमाउंट मिल जाएगा उसके बाद में ये कार को दे देंगे, ठीक है, उसके बाद में ये कार को दे देंगे जो कि 6 लाख रुपए की है। अगर ये डिफॉल्ट कर जाती हैं, ये टीडीएस का अमाउंट इससे नहीं लेते हैं, तो इस वाले केस में इनको टीडीएस अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को पे करना होगा। क्लियर। तो यही चीजें हैं सेक्शन 194B एंड 194BB में, यही प्रोविजंस है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम ये भी समझेंगे कि अगर किसी को विनिंग इनकम होती है तो कौन सा आईटीआर फॉर्म होता है, कैसे उसको शो किया जाता है अपने आईटीआर में, और कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, इनके प्रोविजंस को भी समझेंगे। समझते हैं। देखिए, जब किसी पर्सन की विनिंग इनकम होती है तो कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल किया जाता है, तो पहला है, इसके लिए होते हैं आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3। आईटीआर 2 कब होता है, जब इस पर्सन की केवल विनिंग इनकम होती है, ठीक है। अगर विनिंग इनकम है तो आईटीआर 2 होगा, या फिर विनिंग के साथ साथ सैलरी इनकम है तो आईटीआर 2 फाइल किया जाएगा। अगर ये पर्सन क्या करता है, इसका कोई बिजनेस होता है या प्रोफेशन होता है, उसके साथ में उसकी विनिंग इनकम होती है, तो उस वाले केस में आईटीआर 3 फाइल किया जाता है। क्लियर। दूसरा, ये जो इनकम होती है किस हेड की इनकम होती है, तो हमेशा ये जो विनिंग इनकम होती है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम होती है, ठीक है। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड है उसकी इनकम ये बनती है। तीसरा, किस सेक्शन में इस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके लिए होता है सेक्शन 115BB। इस सेक्शन में इस विनिंग इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। फोर्थ, किस रेट से टैक्स लगता है, रेट ऑफ टैक्स क्या होता है इस सेक्शन में, तो यहाँ पर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स कंप्यूट नहीं किया जाता,
यहाँ पर जो विनिंग इनकम होती है फ्लैट 30% के रेट से उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को मान लीजिए 9,000 रुपए की भी विनिंग इनकम हो रही है, 9,000 रुपए का प्राइस उसको मिला, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है एक्सीडिंग ₹10,000, मतलब 11,000 रुपए है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। 9,000 रुपए है तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है इस पर्सन के ऊपर। लेकिन अगर उसको 9,000 रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो भी जब वो अपना आईटीआर फाइल करेगा तो उस पर फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करेगा। इसका मतलब क्या है? क्या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा? तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कि होती है ओल्ड टैक्स रेजिम आप ऑप्ट कर रहे हो तो 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता, और न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता, तो उसका बेनिफिट भी यहाँ नहीं मिलेगा। कितनी भी इनकम हो फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगेगा। 6 क्या स्लैब रेट, वही वाली बात है मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्लैब रेट लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि 30% इसकी टैक्स रेट है 115 में। ठीक है, कोई एग्जेम्पशन, किसी खर्चे की डिडक्शन, ठीक है, कोई एग्जेम्पशन, कोई अलाउंसेस मिलेगा? कोई एग्जेम्पशन, कोई अलाउंसेस, किसी तरीके का खर्चा नहीं मिलेगा, इसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे कोई पर्सन बोले 9,000 रुपए की तो मेरी विनिंग इनकम थी, लेकिन 4,000 रुपए तो मेरा खर्चा हो गया था, तो 5,000 रुपए पर मेरे को टैक्स देना है। ठीक है, तो ऐसे कोई नेट नहीं किया जाएगा, पूरी की पूरी जितनी इनकम होगी उस पर टैक्स डिडक्ट, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, उसके बाद में जो डिडक्शन होती है, ठीक है, अंडर चैप्टर 6A की कौन सी होती है? 80C, 80D, 80U, क्या इनकी डिडक्शन मिलेगी? तो चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं गुकेश जी का, जो उनको 11 करोड़ रुपीस अप्रोक्स की प्राइज मनी दी गई थी। तो जब इनको 11 करोड़ रुपए दिए गए होंगे, क्या पूरे पे कर दिए गए होंगे? नहीं, पहले टीडीएस डिडक्ट किया गया होगा सेक्शन 194B में, कितना? एट द रेट ऑफ 30%। कितना टीडीएस होगा? 3 करोड़ 30 लाख रुपए का टीडीएस होगा। नेट अमाउंट इनको, इनके हाथ में कितना अमाउंट आया होगा? तो इन्हें मिला होगा 7 करोड़ 70 लाख रुपीस। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब जब वो अपना आईटीआर फाइल करेंगे तब वो कैसे दिखाएंगे? अपनी आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, सेक्शन 115BB में ये टैक्सेबल होगा, कैजुअल इनकम है ये। ठीक है, जो अब जब वो अपने आईटीआर में दिखाएंगे तो ये दिखाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, कितनी इनकम है? 11 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखते हैं टैक्स की कैलकुलेशन। तो टैक्स इस पर लगेगा एट द रेट ऑफ 30%, फ्लैट 30% की रेट से टैक्स कैलकुलेट होगा। कितना? 3 करोड़ 30 लाख रुपए का। ओके, इस टैक्स पर लगेगा सरचार्ज, सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपको नहीं पता सरचार्ज क्या होता है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट शॉर्ट बना रखा है। ठीक है, सरचार्ज क्या होता है, कौन लायबल होता है सरचार्ज को पे करने का, और किस इनकम पर कितना % सरचार्ज देना होता है, सेपरेट शॉर्ट बना रखा है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। तो 11 करोड़ की इनकम पर अगर ये न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 25% की रेट से इनको सरचार्ज देना होगा। तो सरचार्ज कितना होगा? 0.825 करोड़। ठीक है, तो 3 करोड़ का टैक्स प्लस इतने का सरचार्ज, ये कितना हो गया? 4.125 करोड़ का टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। अभी सेस भी बचा है, प्लस सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा एट द रेट ऑफ 4%। इस पर कैलकुलेट किया जाएगा, कितना होगा? 165 करोड़। ठीक है, तो टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया 4.29 करोड़। ठीक है, 4.29 करोड़ का टैक्स आ गया इनका, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब ये अपना टीडीएस 3.3 करोड़ का पे कर चुके हैं ऑलरेडी, इसकी इनको डिडक्शन मिल जाएगी। तो टीडीएस जो ऑलरेडी पेड है वो कितना है? 3 करोड़ 30 लाख रुपए का। तो यहाँ पर इनको 0.99 करोड़ का टैक्स और पे करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आई होप समझ में आई होगी वीडियो और आपको रेलिवेंट भी लगी होगी। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 194 BA के साथ। थैंक यू सो मच।